क्लाउड पे कीजिएगा। मैं क्लाउड पे करती है। ओके। ठीक है। तो ये मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर। जी ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम में हमने उसको देखा था कि टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को, इनकी वो किस तरह हमारे कोड के ऊपर इफेक्ट कर रही होती हैं। तो उसको डिटेल में जानने से पहले हम थोड़ा सा बाकी डेटा स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास मल्टीपल, उसमें से एक है एरेज। तो हम आज की ना इस क्लास में हम देखेंगे एरेज क्या होते हैं, उसको मतलब बेसिक ऑपरेशन कौन से हैं। और अगर हम टाइम बचे तो हम इसके ना लीड कोड के क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। इनके हमारे पास एक आइडिया होती है कि भाई, एक तुम्हारे पास आगे डेटा, इनके आपके पास कोई भी तरह का डेटा हो सकते हैं। रॉ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कोई स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है या कुछ भी है, आपके पास एक रॉ डेटा है। लेकिन उसको आप किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह एफिशिएंट वे में हैंडल करते हैं, वो आपके पास डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि आपने उसी डेटा को एक एफिशिएंट वे में और बेटर वे के अंदर स्टोर किया, उसको मैनेज किया। तुम्हारे पास ये कंसेप्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर का। इसके फायदे ये होते हैं कि आप बाद में उसको ना इजीली मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बुक्स पड़ी, उसके ऊपर ऐसे बिखरी हुई है, उसको देखने वाली ऐसी चीज जो बिल्कुल अरेंजमेंट के अंदर है, तरतीब के अंदर है, उसको हैंडल करना आसान होता है। तो इसलिए हम डाटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं। दूसरा इसका ये होता है कि जो भी हम ऑपरेशन करते हैं आपके बेहतर अंदाज के अंदर होते हैं। और इसके अंदर फिर हम, इसीलिए हम टाइम कम्प्लेक्सिटी भी देखते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम रन होगा वो कितना टाइम लेगा, या सबसे मतलब वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो ये में उन एज केसेस को भी संभालने में ना हेल्प करता है। तो ये भी इसके बेनिफिट होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हमारे पास। ठीक है। जब फिर हमारे पास ना एक कंसेप्ट होता है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव का। यानी कि ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं, अब जैसे नाम से ज़्यादा प्रिमिटिव, यानी कि ऐसी चीज़ें जो प्री डिफाइन होती हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद सपोर्ट करती है। जैसे आपके पास इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, यानी कि ऐसी सिंगल वैल्यूज हैं जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। इसके लिए मतलब स्पेशल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस बताते हैं, उसे पता होता है कि ये चीज़ है। जैसे हमारे पास एग्जांपल इंटीजर की ना, तो हमारे पास इंटीजर के नंबर ही लेता है, जैसे नंबर 10 है, 20 है। इसी तरह फ्लोट है, हमारे पास करेक्टर है, बूलियन है। इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव, यानी कि ये बेसिक बिल्ट इन डेटा टाइप होती हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसको हम प्रीडिफाइन भी बोलते हैं। कुछ कुछ लिखी हुई खसूसियात ना, जैसे ये स्टोर करते हैं सिंगल वैल्यू, डायरेक्टली सपोर्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंपल है, फास्ट है, कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। तुम्हारे पास आता है प्रिमिटिव का कंसेप्ट। तुम्हारे पास तो नॉन प्रिमिटिव, यानी कि ऐसी चीजें जो बिल्ट इन नहीं होती, लेकिन हम उसको बना सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक ना, उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है। अब एक कंसेप्ट तो है, लेकिन उसको हम किस तरह बनाएंगे वो यूजर के ऊपर है, यानी कि हमारे ऊपर है, हम किस तरह डिजाइन करते हैं उसको, कितना साइज रखते हैं, या कितनी उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराते हैं। तो इसके अंदर रहता है कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज टुगेदर। इसी तरह हमारे पास एरेज हैं, लिस्ट हो गया, स्टैक है, क्यू है, ट्रीज एंड ग्राफ। इनके मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो हम हेल्प करते हैं कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक ना, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होगी हम उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन सा यूज करनी है। तो अगर जहाँ तक कोई क्वेश्चन है कि प्रिमिटिव क्या होते हैं या नॉन प्रिमिटिव क्या है, तो पूछ सकते हैं। सर आपने अभी कहा था कि प्रिमिटिव वो होती हैं जो मतलब एक वैल्यू स्टोर करती हैं, लेकिन आपकी एग्जांपल्स में ना दो दो वैल्यू स्टोर की हुई हैं। तो आई थिंक ये ज़रा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप जैसे क्लैरिफाई। मतलब ये था कि वो एक टाइप की कर सकते हैं, टाइप एक ही है, जैसे मतलब ना 10 यूजर से 20 हो सकते हैं। लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं उसको मैं सिंगल भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं। हाँ ठीक है, ओके। जी सर, थैंक यू। तो तुम्हारे पास ये दो हो गए। इसके अलावा ना हमारे पास एक और भी कंसेप्ट आ रहा होता है कि लीनियर का और नॉन लीनियर का। इनके हम मोस्टली यूज करते हैं। इसमें ये होता है कि कुछ चीजें तुम्हारे पास ना जो लीनियर चल रही होती हैं, जैसे आपके पास लिंक लिस्ट है या एरे है, इसके अंदर एक सीक्वेंस फॉलो हो रहे होते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे होते हैं। फिर दूसरा नॉन लीनियर होता है, इसमें ना डिफरेंट कम्बिनेशन आ सकते हैं। मतलब जैसे अगर अपने पास एक ट्री है ना,
यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, मतलब एक डिफरेंट अरेंजमेंट्स आती है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है। तो मेरे पास ये भी कंसेप्ट आता है, जब आके देखेंगे ना कि मैं कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, लीनियर करना है या नॉन लीनियर करना है। तो वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कौन सी है आपके पास, लिमिटेशन क्या है, कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं। अच्छा, इसके अंदर लीनियर की एग्जांपल आती है आपके पास, जैसे एरे है आपके पास, मतलब सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर जैसे हमारे पास ये है ना, बिल्कुल मतलब बस ना वन बाय वन हम देख रहे होते हैं कि अच्छा पहले ये है फिर ये है। इसी तरह हमारे पास लिस्ट का कंसेप्ट है, स्टैक्स हैं, क्यू हैं, सारे आते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। इसी तरह लिंक लिस्ट है, वो भी हमारे पास लीनियर के अंदर आ रही होती है। फिर नॉन लीनियर की हिरार्किकल कॉम्प्लेक्स, इसमें ये होता है कि आपके पास ना डिफरेंट वे हो सकते हैं, पाथ हो सकते हैं, जैसे आपके पास ट्रीज हैं या ग्राफ्स हैं, तो वो हमारे पास नॉन लीनियर के अंदर आ रहे होते हैं। तो हम थोड़ा सा ना ऑपरेशन देखते हैं कि किस किस तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं। हमने देखा कि डेटा जैसे कि कौन से हमारे पास किस तरह के हो सकते हैं। तो हम देख लेते हैं ऑपरेशन ना कौन से हो सकते हैं। मोस्टली हमारे पास ना ये 4 to 5 ऑपरेशन होते हैं, जैसे ट्रेवर्सल करना, यानी कि आप एक दफा सब की तरफ मूव करते हैं, इनके हर एलिमेंट को वन बाय वन चेक कर रहे होते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रेवर्स करना या इनका ट्रेवर्सल। इसी तरह हमारे पास होता है इंसर्शन, यानी कि अगर आपने कोई एलिमेंट ऐड करना है उसके अंदर, तो आपके पास इंसर्ट का कंसेप्ट आता है, यानी कि अगर पहले 5 थे आपने एक एलिमेंट ऐड किया तो अब 6 हो जाएंगे। इसी तरह डिलीशन का कंसेप्ट है, यानी कि आपने उस एलिमेंट को रिमूव कर देना है। जैसे अगर हमारे पास ये एक एलिमेंट है हमारे पास ना, अगर रिवर्सल का मतलब होगा हम सारे स्टेप सारे एलिमेंट्स को ना वन बाय वन चेक कर रहे हैं। सर्चर का मतलब आपने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया, इसमें मैं कहता हूँ हमारे पास एक एलिमेंट है, यहाँ मैंने एक एलिमेंट ऐड कर दिया। इसी तरह डिलीशन का होता है कि आपने उसको ना रिमूव कर दिया, इनके हमारे पास अब ये रिमूव हो गया है। इसी तरह आपको सर्च का कंसेप्ट, इनके आपने चेक करने का आया जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो उसके अंदर एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। जैसे मैं कहता हूँ कि क्या इसके अंदर टू है या नहीं है, तो हमारे पास सर्च का कंसेप्ट आ जाएगा। इसी तरह आता है अपडेट है, यानी कि कोई वैल्यू है आपने उसको अपडेट करनी है। जैसे मतलब मेरे पास अगर यहाँ पे 7 है, मैं कहता हूँ उसकी जगह 9 होना चाहिए, तो पर पता है अपडेट। इनके कुछ बेसिक्स ऑपरेशन जो हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं, जैसे ट्रेवर्स करना, इंसर्शन है, डिलीशन हो गया, सर्चिंग करना, अपडेट करना। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स ऑपरेशन आ गए हैं इसके। तो अब देख लेते हैं हमारे पास ना एरे। हम ना सबसे पहले एक सिंपल मैपेटा स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर ये होता है कि अपन जितने एलिमेंट्स है ना वो लीनियरली अरेंज होते हैं। जैसे बस एग्जांपल देना, अब 2 4 10 5 15 3, इनकी हमारे पास ना अब एक 5 तरतीब के अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जो कि मतलब वन बाय वन हमारे पास है। इसको हम यूज करते हैं जब हम बस कलेक्शन यूज करना हो। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि पास एक स्टूडेंट है, उसके अपनी एज स्टोर करनी है, अगर तो एक है आप उसके लिए इंटीजर यूज कर सकते हैं या फ्लोट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि पास एक नहीं है बल्कि 100 स्टूडेंट्स हैं, तो फिर आप उसको किस तरह हैंडल करेंगे। इनके जब आपके पास एक कंसेप्ट होता है कि मल्टीपल वैल्यूज का ना, कि आपने स्टोर करनी है हो भी एक ही साथ, तो आप एरे को यूज कर रहे होते हैं। इसका ये होता है कि कंटिन्यूस मेमोरी स्टोर करते हैं, यानी कि जैसे अगर ये किसी मेमोरी के ऊपर पड़ा हुआ है ना, तो अगला उससे साथ पड़ा होगा, फिर उससे अगले पोजीशन पे पड़ा होगा, ये इनके सारे कंजक्टिव पड़े होंगे, ऐसा नहीं कि कोई कहीं पे हो कोई कहीं पे हो। तो हमारे पास एक तो ये होता है कि कंजक्टिव होते हैं सारे जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं। दूसरा हमारे पास ये होता है कि हर जो एलिमेंट है ना उसकी पोजीशन होती है। जैसे ये ना इसकी 0 पोजीशन के ऊपर है, ये 1 के ऊपर है, ये 2 के ऊपर है। इसको हम बोलते हैं इंडेक्स, यानी कि जो उसकी पोजीशन है वो किस एलिमेंट के ऊपर है। जैसे अगर मैं कहूँ ना कि जो एरे का एलिमेंट है मेरे पास, ये जो 3 इंडेक्स पे है, तो मेरे पास 5 पड़ा हुआ है। एलिमेंट फोर्थ है लेकिन ये इसकी जो इंडेक्स की वैल्यू है ना वो 3 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इंडेक्स की वैल्यू 3 है, इस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, और ये हमारे पास ये एलिमेंट है। तो एक बेसिक सा कंसेप्ट था कि एरे के बारे में ना, कि हम एरे क्यों यूज करते हैं, इसका फायदा क्या है, इसमें मेन चीज क्या होती है। तो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर अभी तो ये अरे में आपने एक ही डाटा टाइप स्टोर कराई हुई है, तो आपने कह दिया कि कंटीजियस मेमोरी है। जी अगर सर। डाटा टाइप डिफरेंट हो तो फिर भी कंटीजियस नहीं सर, वो होगी। डिपेंड करता है, जैसे ना ये जो एरे की खसूसियत है वो ये है कि इसकी जो मेमोरी कंटिन्यूस होती है। लेकिन जैसे हमारे पास लिंक लिस्ट है उसकी डिफरेंट होती है, तो वो उसके अंदर डिफरेंट केस आते हैं।
इसकी खसूसियत ये है कि जो सर एरे मैं में अरे हमारे। की बात कर रहा हूँ। अरे जी अरे अरे में मैंने डिफरेंट डाटा टाइप्स रखवा दिए, मैंने स्ट्रिंग भी रखवा दी है इसके अंदर, जी तब भी सर। कंटिन्यूअस होगी। सर वो फिर लिस्ट होती है, जो एरे होती है उसमें मतलब सेम ही एलिमेंट्स होते हैं, जो हम नॉर्मली सी प्लस प्लस में देखते हैं ना, उसमें सिमिलर आइटम होते हैं। लेकिन जो पाइथन है वो मतलब एज ए लिस्ट काम करता है, उसमें मल्टीपल हो सकते हैं। वो आप क्लियर है सर? नहीं सर, मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा था कि वो अगर तो लिस्ट में डिफरेंट डाटा टाइप्स हों तो वो मेमोरी कंटीजियस नहीं होती तब उस टाइम। जिससे वो फिर वो एरे उसके अंदर आ जाएगा, लिस्ट के अंदर आ जाएगा ना हमारे पास। एरे में तो ये है कि आपके पास सारे उसके अंदर है कंटीन्यूस, जैसे आपके पास इंटीजर्स हैं सारे एक ही उसके अंदर आएंगे। लेकिन जब उसके अंदर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगी, तो वो तो फिर लिस्ट बन जाएगा ना। नॉर्मली हम नहीं पाइथन सर, में। अरे में हर लैंग्वेज में जैसे जावास्क्रिप्ट है उसमें भी स्ट्रिंग डाल सकते हैं अरे के अंदर आप। जरूरी तो नहीं है कि सही। इंटीजर्स ही हों। और जैसे जी नमपाई की अरे है जिसमें सिर्फ इंटीजर्स होते हैं। जी। तो फिर इसको से मैं चेक कर लूंगा दोबारा ना, कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं तो क्या तब भी वो एम सी कंटिन्यूस होती है या फिर नहीं होती है। श्योर सर, थैंक यू। जी थैंक यू। तो ये हमने थोड़ा सा स्कैरे के बारे में देख लिया। फिर हम नेक्स्ट इसको देख लेते हैं कि जब इसके ना कुछ खुशियात थी कि हमारे पास, जैसे हमने एक तो ये कि जो इसकी इंडेक्स की वैल्यू ना वो 0 से स्टार्ट होती है, इनके 0 1 2 3। इसी तरह इसके जो फिक्स साइज भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। इसको हम डायनामिक भी कर सकते हैं और फिक्स भी हो सकते हैं हमारे पास में। इसी तरह इसके होते हैं फास्ट एक्सेस, यानी कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो बजाय ये कि आप पूरा ट्रेवर्स करें, सीधा आप उसकी पोजीशन लिख सकते हैं कि भाई इस इंडेक्स से पड़ा हुआ है, तो वो आपको ला के देगा। तो इसलिए उसकी जो उसमें लिखा है बिग ओ ऑफ 1, इनके कांस्टेंट टाइम है उसके अंदर, क्योंकि जितना भी एलिमेंट है आपको पता है कि इस पोजीशन पड़ा हुआ है। आप जैसे उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी कुछ खसूसियात हैं कि भाई हमारे पास ये चीज़ें भी हो सकती हैं। फिर हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे आप ये देखें ना, हमारे पास एग्जाम्पल है मार्क्स की ना, इसमें 90 80 70 60, ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। अगर हम इसकी इंडेक्स की बात करें ना, तो ये 0 इंडेक्स हो जाएगा हमारे पास, ये 1 ये 2 और ये 3। तो अगर मैंने किसी स्पेसिफिक को एक्सेस करना है ना, तो उसका मैं इंडेक्स नंबर बताऊंगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ इसको एक्सेस करना है, तो मैं बताऊंगा कि मार्क्स 0, मतलब कि हमारे पास मार्क्स जो है वो 0 इंडेक्स पे है। तो उसे पता है कि मैं इस 90 वाली वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं 2 करूंगा तो वो इसको देख लेगा 70 को। तो हम इसको इस तरह एक्सेस भी कर सकते हैं एलिमेंट को। जब हमारे पास ना नॉर्मली जो पाइथन के अंदर ना हमारे पास लिस्ट यूज हो रही होती है, अब इसका फायदा ये एक तो डायनामिक है, मिक्स टाइप है, इनके अंदर हम इसके अंदर मल्टीपल टाइप रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, उसके अंदर फ्लोट भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, और उसका साइज भी मतलब डिफरेंट हो सकता है। अब ये नहीं कि आप पहले इसको स्पेसिफाई करें, हम बाद में जितना मर्जी इसके अंदर एलिमेंट ऐड करें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये भी हमने देख लिया कि पाइथन के अंदर जो लिस्ट वगैरह होती हैं वो किस तरह हमारे पास। हम ना नॉर्मली इसके अंदर लिस्ट यूज कर रहे थे, वो हम आके देखेंगे एग्जांपल्स के अंदर। जब यहाँ पे ना कुछ ऑपरेशंस की एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे एक तो आगे पास ना एरे एक्सेस किस तरह करने हैं। यदि यहाँ पे लिखा 0 इंडेक्स, तो उसे पता है कि 0 पे ये वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो उसको एक्सेस कर रहे हैं। इसी तरह हम अगर कहते हैं अपडेट करना, अपडेट किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए कि हमने उसकी वैल्यू बताई कि भाई इस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, उसको ये न्यू वैल्यू साइन कर दो। यानी कि अब ये 20 की जगह ना 50 हो जाएगा, क्योंकि इसने इसकी वैल्यू को यहाँ पे साइन कर दिए जो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर है। फिर मैं कहता हूँ कि मैंने कोई एलिमेंट ऐड करना है, इससे मल्टीपल केस हो सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ लास्ट में ऐड करना है ना, मेरे पास अपेंड का आता है कि अगर एरे डॉट अपेंड 60, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट ऐड हो जाएगा 60 का। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि कुछ डिलीट करना है, फिर मैं कहता हूँ मैंने लास्ट से डिलीट करना है, तो हमारे पास पॉप का फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, तो वो इस लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देगा। कि कुछ केस ये हो सकते हैं हम हमारे पास ना, कि मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे बीच में ऐड करना है या बीच वाला एलिमेंट डिलीट करना है, तो हम उसके लिए फिर उसको एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करके फिर उसको डिलीट करते हैं। लेकिन अभी हमने जस्ट ये देखे कि जो लास्ट वाली एलिमेंट है वो किस तरह डिलीट हो रहा है, किसी तरह किस तरह ऐड हो रहा है,
बाकी हमने ये देखा कि एक्सेस किस तरह कर सकते हैं, अपडेट किस तरह कर सकते हैं। तो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस जी सर। जी। अच्छा, तो ना हम फिर थोड़ा सा नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर हम ये भी देखेंगे ना, टाइम कम्प्लेक्सिटी को भी देखेंगे अपना, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को भी देखेंगे। नॉर्मली जो टाइम की एक्सेस करने की होती है ना, वो जीरो बिग और एफ एम वन होती है, क्योंकि कांस्टेंट रहती है। इसका साइज के ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि कितना बड़ा साइज है, अपना जस्ट पोजीशन बताएंगे तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन वो क्या, अगर हम इंसल्ट डिलीट करें तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर ना कि कितनी, उसका साइज कितना है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल लास्ट में ऐड किया या बीच में ऐड करना है, तो जितना साइज होगा उतना वो मूव करता जाएगा हमारे पास। तो ये भी हम यूज करेंगे नेक्स्ट में। जब ना थोड़ी सी हम प्रॉब्लम देख लेते हैं कि अगर आपको, एक तो वन डी एरे का सम है, दूसरा स्केयर ऑफ लीड कोड एरे है। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम उसको एग्जांपल को कर लेते हैं, लीड कोड एग्जांपल को। जी सर, मूव करें। ठीक होगा। अच्छा, तुम्हारे पास ना पहले हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं कि स्केयर ऑफ ना सॉर्टेड एरे है आपके पास में। ठीक है, आपको कोड नजर आ रहा है स्क्रीन, मतलब कि ये लीड कोड वाली क्वेश्चन की। यस सर। अच्छा, तो हमारे पास ना एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये ना 1480 लीड कोड का। अब इसमें लिखा हुआ है कि रनिंग सम ऑफ वन डी एरे। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर हम इसको देख सकते हैं कि भाई क्या इसकी अप्रोच हो सकती है, किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि गिवन एन एरे नम्स, यानी कि आपके पास एक एरे नम्स नाम की, we define a running sum of an array as running sum I is equal to sum nums 0 से लेकर n i तक, return the running sums of nums। क्योंकि उसने में जैसे एक डिस्क्रिप्शन दी कि आपके पास एक एरे है नम्स की, हम उसका सम निकाल रहे हैं। आगे उसने बताया कि ये आपके पास ना एक फॉर लगा हुआ है कि इस तरह हम निकाल रहे हैं। तो भी आपको इसको प्रॉपरली मतलब अंडरस्टैंड नहीं हो सकता कि भाई किस तरह हो रहा है कैसे, तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो इससे बेटर आइडिया होगा कि भाई उसने क्या किया, किस तरह किया। जैसे उसने बताया कि आपके पास ये इनपुट होगी नाम्स के नाम के ना, जैसे उसने एग्जांपल दिए 1 2 3 4। नीचे उसने लिखे आउटपुट 1 3 6 10। अब फिर उसने ये भी लिखा कि एक्सप्लेन किया कि किस तरह रिजल्ट आया हमारे पास ना। एक्सप्लेनेशन, रनिंग सम इज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज: वन, 1 + 2, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4। इनके वो ये बता रहा है कि अगर हमारे पास ये इनपुट है, फिर ये रिजल्ट है, तो ये किस तरह आया है ना। तो ये उसने एक्सप्लेनेशन दी है। फिर कम से कोई बता सकते हैं कि उसने किस तरह किया या क्या हो रहा है इसके अंदर यहाँ तक। मैं बता दूं सर। जी सर, जरूर। सो सर, इसने हर नेक्स्ट आइट्रेशन में इसने जो लास्ट वाला है उसको ऐड किया है जो करंट आइट्रेशन में हमारे पास चल रहा है। बिल्कुल सर, इसने इसी तरह किया कि जितना साइज है ना, मतलब वो पिछले एलिमेंट का सम ले रहा है, जितने भी उससे पीछे एलिमेंट होंगे। जैसे अगर बस ये वन है तो पहले वन आएगा, जब टू करेगा तो इससे पिछले एलिमेंट को ऐड करेगा। इसी तरह जब थ्री पे गया फिर उसने पिछले दो एलिमेंट को ऐड किए। इसी तरह जब फोर पे गए वो पीछे सारे एलिमेंट पे ना मूव किए उसने। तो हमारे पास उसने फर्स्ट एग्जांपल बताई थी कि ये हमारे पास इस तरह काम कर रही है। इसी तरह हम बाकी दो भी देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उसने किस तरह बताया। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 है। उसने नम्स का बताया कि सारे ना हमारे पास ये नम्स की वैल्यू होगी कि 1 1 1 1। इसकी आउटपुट हमारे पास आ रही है 1 2 3 4 5। वो कह रहे हैं कि रनिंग सम इज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। उसने बताया कि ये आ रही है ना, जिस तरह आपने क्या कि हम पिछले सब वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे था कि उसने पिछली वैल्यूज को ऐड किया, इसी तरह उसे पिछली वैल्यू को ऐड किया। मतलब इसके अंदर ये है कि हम पैटर्न हमारे पास नजर आ रहा है कि जो भी एलिमेंट है उससे पीछे वाले एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास ये नम्स वाला आ रहा है।
उसका भी हमारे पास सेम रिजल्ट होगा। अब जैसे हमारे पास ये है ना 3 है, तो हम 1 की बात करें तो 3 + 1 4 हो जाएगा। इसी तरह 2 है, 2 + 1 3, 3 + 3 6, तो 3 आ गया, फिर हमारे पास 4 आ गया, फिर हमारे पास 6 आ गया। तो ये उसने बता दिया कि हमारे पास इस तरह आउटपुट आ सकती है। तो हमने देख लिया हमारे पास क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी हो गई और एग्जाम्पल्स की भी हो गई कि हमारे पास ना इस तरह से हो सकते हैं। तो इसके अंदर मजीद दो चीज़ें होती है जब हम लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। एक तो आपके पास आपने समझ लिया कि उसके अंदर क्वेश्चन क्या आ गया आपके पास, कि हमने समझ लिया कि उसका डिस्क्रिप्शन आ गया हमारे पास। फिर हमने ये देख लिया कि उसने कौन सी एग्जाम्पल हमें बताई है, एक्सप्लेन की है। तो उसमें वो 2-3 एग्जाम्पल देता है, उसमें एक्सप्लेनेशन भी करता है, इनपुट भी देता है, आउटपुट भी। तो वो भी समझ आ गया। इसके अलावा एक और उसके अंदर वो ऑप्शन देते हैं कंस्ट्रेंट का ना, कि आपके पास लिमिटेशंस क्या क्या है। क्योंकि जब आप किसी मतलब कंपटीशन में जाते हैं वहाँ पे कंस्ट्रेंट आते हैं, तो अक्सर ये होता है कि लिखा होता है टाइम लिमिट एक्सीडेड। इनके तो आपका कोड ये होता है कि कोड सही है लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो इसलिए हम कंस्ट्रेंट्स को भी देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो उसी पॉइंट्स को मतलब बता रहे हैं कंस्ट्रेंट को ना, कि वो कहते हैं 1 < nums डॉट लेंथ 1000, इनकी जो एरे की लेंथ है ना वो 1 से लेकर 1000 के बीच ही होगी, इनकी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी तरह वो नीचे बता रहे हैं कि जो नम्स आई की जो वैल्यू होगी, इनके जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज माइनस मतलब 10⁻6 से लेकर 10⁻6 तक हो सकती है। इनकी बस अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, उसके एलिमेंट की लेंथ कितनी हो सकती है। इसी तरह हमारे पास नीचे उसने फिर बताया होता है कि हिंट वगैरह भी दिए होते हैं। अगर आपको मतलब अंडरस्टैंड नहीं हो रही फिर भी तो आप देख सकते हैं कि अच्छा हिंट क्या कह रहे हैं वो। जैसे वो कह रहा है ना कि थिंक अबाउट हाउ वी कैन कैलकुलेट द ith नंबर रिटर्निंग सम फ्रॉम i-1 नंबर। तो ये भी हमने इसको देख लिया। तो यहाँ तक क्लियर है कि हमने उसको मतलब काफी सारी चीजें देख ली कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, इनपुट्स वगैरह क्या होते हैं, आउटपुट्स क्या होती हैं। सर इसमें हमने नई अरे उसको रिटर्न करनी है, ये जी लिखा बस तो मैंने था। उसी को रिटर्न कर देना है नाम्स के अंदर, मतलब वैल्यू अपडेट करके उसको रिटर्न कर देना है। यानी सेम अरे हमने रिप्लेस करनी है। जी। तो अपना इसको थोड़ा सा हम सोल्यूशन को देख लेते हैं कि हमारे पास ना सोल्यूशन किस तरह हो सकता है अगर हम इसको करें। तो सर तो मैं आप ये वैसे पेस्ट करना चाह रहे हैं? जी वो पेस्ट में जाता ओपन पे एरर दे रहा था। ये आप ऊपर ना जो बार लगा हुआ है ना उसमें एक पे क्लिक करें। हाँ 8 नंबर पे ए, हाँ। वो मतलब टेक्स्ट, हाँ आप सेम है। पेस्ट कर दें। थैंक यू सर। तो हम ना यहाँ इसको इसको देख लेते हैं हमारे पास ना। तो अच्छा अभी जैसे हमारे पास अभी एरे आ गई ना हमारे पास नाम्स की, तो आ गई एरे, आउटपुट आ गई। पहले हम चेक कर लेते हैं ना, हमारे पास एक एरे ले लेते हैं हमारे पास। इसे हम कहते हैं कि नाम्स। तो अब इसके अंदर हमने ये करना है कि इसके ना मल्टीपल अप्रोचेस हो सकते हैं। बस सबसे सिंपल अप्रोच ये हो सकती है कि हम क्या करें, हम सबसे पहले तो हमें सबके पास जाना पड़ेगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना हमें पूरा गो थ्रू करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से गो थ्रू कर लिया। तो मुझे ये करना है कि मैं चाहता हूँ जब भी मैं इस एलिमेंट पे जाऊँ, मतलब ये से 1 है तो पहले 1 रहेगा, जब 2 पे जाऊंगा ना इसकी पिछली वाली एलिमेंट्स अपडेट हो जाएगी। इसी तरह जब नेक्स्ट पे जाऊंगा तो इस वाली एलिमेंट की ना अपडेट हो जाएगी। इसी तरह मतलब मैं जितनी दफ़ा भी जाऊँ पिछली वाली वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो इसके लिए एक तो आपको मतलब सबको आइटरेट कर सब तक ना ट्रेवर्स करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसकी ना वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी। तो इसमें हमारे पास मतलब दो तरह के कंसेप्ट आ जाएंगे। एक तो हमारे पास फॉर वाला मतलब एक लूप चलेगा हमारे पास,
दूसरा, हम उस लूप के अंदर एलिमेंट को ना एक्सेस करके उसकी वैल्यू को अपडेट्स वगैरह कर रहे होंगे। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक लूप चल रहा है स्टार्ट से ना, तो मैं कहता हूँ कि मतलब जो उसकी लेंथ है तक चलेगा ना हमारे पास। तो अब इसके अंदर ये होगा कि जैसे सिंपल मैंने कोई एलिमेंट लिया है नम्स, ऐसे कह देता हूँ क्या नाम हुआ है इनके, कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पहले एलिमेंट ले रहा हूँ, वो उसको चेक करेगा कि वन है, हमें वन को तो नहीं छेड़ना, हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है कि इससे पिछली वाली वैल्यूज को अपडेट कर दे। तो अगर हम इसको यूं करें कि नम्स आई प्लस वन कर दें, नहीं बल्कि एक नहीं, इसको अगर हम वन से स्टार्ट करें अगर इसको आई की वैल्यू को, तब वो फिर जितनी वाली वैल्यूज होंगी उससे पिछली वाली उसकी वैल्यू को अपडेट करता जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? सर आप वैल्यू वन को स्टार्ट करने का कह रहे हैं या इसके एरे में जो इंडेक्स वन है उस वहां से स्टार्ट करने का कह रहे हैं? सिर्फ मतलब जो जैसे सेकंड एलिमेंट है वहां से मतलब स्टार्ट कर रहे होंगे ना, क्योंकि इसको तो हमने नहीं अपडेट कर रहे हैं, हम जस्ट यहाँ से कह रहे हैं कि भाई इससे पिछली वाली वैल्यूज को ना अपडेट करते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे, पीछे मतलब करते जाएंगे। तो मैं अच्छा, इसको, चलें देखते जी मैं इसका कोड वो कर देता हूँ। जब जैसे हमारे पास ये है ना, इसका मतलब हमने कोड देखा है, मेन हमारे पास ये इसके अंदर आ रहा है कि हमने कहा कि हम इसको ना वन से शुरू कर रहे हैं, जितनी उसकी लेंथ होगी हमारे पास, जैसे हमने कहा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वन है, टू है, थ्री है, फोर है और फाइव है। ये क्योंकि हमने पहली वाली वैल्यू को तो लेना नहीं है, हम उसको अपडेट नहीं करना, तो हम यहाँ से आ रहे हैं, तो हमने इसलिए स्टार्ट किया वन से ना, कि देखिए जैसे हमारे पास आई रेंज वन, इनकी वो यहाँ वन से स्टार्ट करेगा, इस एलिमेंट से आगे की तरफ मूव करता जाएगा हमारे पास। हम ये कह रहे हैं कि जो आपके पास आई की वैल्यू होगी ना, उसमें पिछली वाली वैल्यू को अपडेट कर दो। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि शुरू में क्या होगा, शुरू में हमारे पास ये होगा कि इस तरह नम पास वन आ जाएगा, और ये करेगा कि नम वन प्लस ये जीरो, मतलब नम जीरो हो जाएगा ना यहाँ पे, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास ये इस तरह हो जाएगा कि नम्स, इसका ये हो कि उसने ना मतलब पिछली वैल्यूज को ले लिया कि नम वन माइनस नम जीरो, वन पे हमारे पास ये पड़ा हुआ है टू, उससे पिछले पड़ा हुआ है वन, तो टू माइनस प्लस वन होगा। वन। जी सर। नम्स वन प्लस नम्स वन माइनस वन होगा। जी मैं उसको एक्सेप्ट कर माइनस लेता हूँ। जी, एक मिनट सर मैम। जी वो यहाँ पे मतलब ना प्लस हो जाएगा, एक मिनट। जी तो इस तरह ना वो हमारे पास अपडेट कर देगा, जब जो नम्स की वैल्यू हो जाएगी ना, जैसे नम वन की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी ये टू था, वो प्लस जीरो वन, मतलब ये थ्री हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब है जो हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी ना, वो टू की बजाय थ्री हो जाएगी। इसी तरह वो ना जब नेक्स्ट पे आएगा तो इस वैल्यू को अपडेट कर देगा, इसी तरह वो पूरा लूप चलेगा ना, तो हर वाली वैल्यूज को हमारे पास अपडेट करता जाएगा, मतलब जब जब यहाँ पे आएगा तो इन दो को ऐड कर देगा। इसी तरह जब यहाँ पे होगा तो फिर वो पिछली वाली वैल्यू को इसको वो ना अपडेट कर रहा होगा।
जैसे अगर मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट वन पास है 2 की वैल्यू, तो इसके पास 2 होगा, दूसरा इसके पास होगा 2 - 1। इसके पास 3 ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू थी, तो 3 + 3 6 हो जाएगा हमारे पास। तो इसी तरह ये अपडेट भी करता जाएगा उसको, और हमारे पास ना 6 हो जाएगा। तो अपडेट भी करेगा उसको, पीछे हमारे पास ना मूव भी कर रहा होगा। तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर वो लीड कोड पे जाते हैं आप, जरा वो जो एग्जांपल दी हुई है उन्होंने। जी सर, 1 मिनट में ये जी सर। ये स्क्रीन विजिबल है आपको? जी जी सर, विजिबल है। हम इस एग्जाम्पल को मतलब देख रहे थे ना, कि वो पीछे वाली वैल्यूज को ले रहा है। सही है सर, क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ना इसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर ना पर जैसे ये मैंने इसको पहले सॉल्व किया हुआ था ना, इसमें ये तो हमने लॉजिक देख ली कि हम इसको ना क्यों कर रहे हैं, ताकि हम प्रीवियस को ले रहे हैं। हमने ये कंडीशन देखने एक्स्ट्रा वो चेक लगाया कि हो सकता है कि मेरे पास लेंथ 0 हो, या हमारे पास नाम खाली हो। तब अब सिर्फ क्या करना है, तो हमने खाली खाली टर्न कर देना है। अगर अपना लिखे ये तब भी चल जाएगा। मैंने हमारे पास ना जैसे ये कोड था कि लॉजिक थी, आप उसको ना पीछे वाली वैल्यूज को किस तरह ऐड कर रहे हैं। मैं इसको अगर सबमिट करके देखता हूँ, तो अगर हम इसको रिमूव भी कर देना तब भी हमारे पास ये चल जाएगा। तो ये देखिए उसने ना मतलब उस पिछली वाली वैल्यूज को ऐड किया। अगर आप चेक करना चाहें कि भाई दूसरा केस क्या था, थर्ड केस क्या था, तो वो भी हम देख सकते हैं। इनके उसने स्टार्ट 1 से लिया, हमारे पास पिछली वाली वैल्यू को प्लस किया, तो वो जो होगी ना वो अपडेट हो जाएगी। इसी तरह जब नेक्स्ट हो जाएगा उससे पिछली वाली वैल्यू को ऐड कर देगा। तो इसी तरह हमने ना इसको चेक कर लिया। फिर इसमें किसी को क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं। सर कोड कॉपी करके उसको डिस्कस करने की बजाय हम रन टाइम पे कोड करें, ये ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा? जी सर, वो मैंने कहा था शायद अगर टाइम ना होगा तुम्हारे पास इसलिए, वरना वो भी कर सकते हैं हम लोग ना। सर आई गेस दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। जी चलिए, फिर इसको ना नेक्स्ट हम इसी तरह कर लेंगे कि कॉपी पेस्ट की बजाय ना डायरेक्ट ही हम कर लेंगे रन टाइम पर। एग्जाम्पल इसकी ना एक और एग्जाम्पल भी हम इसको देख लेते हैं हमारे पास। जी मैं ना ये चैट का अभी इसका क्वेश्चन का लिंक शेयर कर देता हूँ। जब ना हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि स्केयर ऑफ सॉर्टेड एरेज, हम इसको पहले थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। वो कहते हैं कि गिवन एन इंटीजर एरे नम सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिटर्न एन एरे ऑफ स्केयर ऑफ ईच नंबर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इनके वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई एक लिस्ट है नंबर्स की ना, वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, तो आपने उसके स्केयर को रिटर्न करने नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो इससे पहले तो जो उसने दो चीजें हाईलाइट की हुई ना, बोल्ड की हुई है, हम इसको देख लेते हैं कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होते हैं और स्केयर ऑफ ईच नंबर। इनके नॉन डिक्रीजिंग का मतलब एक है, जैसे हमने सुना होता है ना, इंक्रीजिंग होता है कि आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह डिक्रीजिंग का मतलब है कि बड़े से छोटे की तरफ। लेकिन नॉन डिक्रीजिंग का मतलब वही होता है कि जो इंक्रीजिंग है, यानी कि आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, मतलब डिक्रीज नहीं हो रहा बल्कि इंक्रीज ही हो रहा है। तो अब उसको ये कंसिडर करना कि यहाँ पे ना इंक्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। दूसरा वो कह रहे हैं कि स्केयर ऑफ ईच नंबर, यानी कि हर जो नंबर ना उसका हमने स्केयर लेके उसको रिटर्न करना है। तो हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि वो इसने किस तरह बताई है। जैसे वो एग्जांपल 1 कह रहे हैं कि नम्स
कि उसने ना एक एरे दे दिया आपको कि 4 - 1 0 3 10। इसी तरह जो उसकी आउटपुट है वो हमारे पास आती है 0 1 9 6 10। अब हमारे पास ये सेम एरे है, ये उसकी आउटपुट है। हम देख लेते हैं कि भाई पहले तो आ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, जैसे 0 छोटा है, 1 उससे बड़ा है, 9 उससे बड़ा है। इनके सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं। दूसरा अगर आप देखें ना, 4 का स्केयर 16 आता है आपके पास। एक मिनट बल्कि हाँ, उसने पहले ये किए कि सबका ना स्केयर लेके उसको फिर ऑर्डर में कर दिए। इसके पास 16 आएगा, फिर 1 है, फिर 0 9 10। इसको उसने ना इस तरह अरेंज कर लिया, 0 1 9 16। इनके पहले से 4 का 16 आ गया आपके पास, 1 का 1 आएगा, 0 3 का 900। इनके वो कह रहे हैं कि आपने ना उसको हमें सॉर्ट करके ही देना है। तो इसकी हम और एग्जाम्पल भी हम इसको ना देख लेते हैं। जैसे अब उनके पास, जैसे हमारे पास ये सेकंड एग्जाम्पल है। अब इसमें ना उसने जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास है इसके अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। जैसे अब ये देखें, -7 है, 3 है, 2 है, 3 है, 1। कि जब इसका रिजल्ट निकालेंगे ना, फिर बस के निकालते हैं, वो निकलेगा 49 है आपके पास। इसका 9 आएगा, इसका 2 आएगा, मतलब इसका 4 आएगा आपके पास, 9 और 1 21। तो हमने इसको भी दोबारा ना अरेंज करके देना है कि सॉर्टिंग करके देनी है। मतलब पहले आपके पास 4 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 9 है, फिर 49 और फिर 21। मतलब इस तरह ना हम इसको सॉल्व करके देना है। तो ये मतलब आपको क्लियर हुआ कि इससे हमने क्या करना था। जी सर, क्लियर हो गया, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि शॉर्ट हम स्केल लेने से पहले करेंगे या बाद में, क्या ये मैटर करता है? सर मतलब बेटर करेगा ना सर, क्योंकि तरतीब उसकी ना हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो पहले ऊपर वाले हैं ना, जैसे -7 है, अगर हम इसको बाद में करेंगे तो उसकी तरतीब ही खराब हो जाएगी। पहले हम इसका स्केल लेके ना पहले उसको फिर तो पहले सॉल्व। से सॉर्टेड है, तो पहले वाले तो पहले से सॉर्टेड नहीं है। सिर्फ सॉल्टेड है, जैसे -7 है, अब इसका 49 है ना। अब लेकिन हमें रिजल्ट में पहले 4 चाहिए होगा, कि -7 इसका स्केयर हमेशा प्लस में आएगा, लेकिन ये वैल्यू काफ़ी छोटी है सबसे। तो इसलिए मैं कह रहा था। अंडरस्टूड सर, समझ गए। जी सर। समझ आ गई सर। ठीक हो नेक्स्ट। गया फिर। जी। तो अच्छे से ना थोड़ा सा कंस्ट्रेंट भी हम इसके देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इसे ना वो कंस्ट्रेंट कह रहे हैं कि वन, जो नम्स लेंथ है 10⁻⁴ तक, यानी कि जो इतनी, जो हमारे पास जो एलिमेंट है ना उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, मतलब इस रेंज के अंदर हो सकती है हमारे पास। इसी तरह जो वैल्यूज हैं वो भी इसी रेंज के अंदर हो सकती हैं। 10⁻⁴ का मतलब है कि 1 0 0 0, मतलब इस रेंज से बड़े नहीं हो सकते ना। उसका साइज बड़ा होगा, ना कोई इंडिविजुअल एलिमेंट्स उससे बड़ा होगा। दूसरे वो होंगे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो ये उसने दो में कंस्ट्रेंट बता दिए। चलिए, तो इसके ना हम थोड़ा सा अप्रोच देख लेते हैं कि आपके जहन में मतलब क्या इसकी अप्रोच आ सकती है, कि इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं हमारे पास। पहले सर लूप लगा के स्केयर्स ले लें और फिर जो है वो सॉर्ट कर दें उसे। बिल्कुल सर, मतलब ये कि कहेंगे ना हम, जैसे जब भी उस एलिमेंट जाएगा ना उसको वो स्केयर ले लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नम्स 1 है, इनके -1 है, तो उसका स्केयर लेगा तो वो 1 बन जाएगा। इसी तरह जब वो सबको करके लेगा ना, तो फिर हम उसे कहेंगे अब इसको सॉर्ट कर दो, फिर हम उसी को रिटर्न कर देंगे। तो हमारे पास वो भी एक रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, मैं इसको थोड़ा सा कोड वो कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं ना इसको लूप चलाना पड़ेगा इसके ऊपर। इसमें मैं कहता हूँ कि फॉर आई,
सब ये देख सकते हैं इसकी लेंथ नाम तक, कि हम इसमें ये कह रहे हैं कि जितनी उसकी लेंथ होगी ना, मतलब जो हमारे पास ये नम्स, उसमें तक आपने इसको मूव करना है। नेक्स्ट हम ये कह देते हैं कि भाई जो भी एलिमेंट है उसकी आप ना उसको स्केल ले लो। इसमें मैं कहता हूँ कि नम्स आई है, क्योंकि फॉर एग्जांपल नम आई का मतलब होगा कि हमारे पास ये वाला एलिमेंट जो भी होगा इस -4 है, तो मुझे इसका तुम स्केल ला के दो। तो हम इसको फिर स्केल कर लेंगे, जैसे तुम के नम्स आई हो जाएगा नम्स। जी सर उस्मान। सर थोड़ा सा जूम इन करें, इस कोड के ऊपर नजर नहीं आ रही है सर सही से। मैं कर देता हूँ इसको, एक मिनट। ओके। ये अब ठीक, ये अब ठीक है सर। जी सर। ओके। ठीक हो। तो हम कहते हैं हमारे पास जो भी एरे था ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये कौन एरे था, इसके नाम से जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये था, तो हमने कहा कि पहले तो जितनी उसकी लेंथ है ना हमने वो आइटरेट करना है, इनके ट्रेवर्स करना है। उसके बाद ये करें जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर जाओ उसको ब्रेक कर दो। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन जब होगा ना हमारे पास नाम होगा, आई की वैल्यू होगी हमारे पास 0, तो इसका मतलब है कि नाम जब 0 होगा तो एक मिनट, तो हम ये कह रहे हैं कि नाम 0 मल्टीप्लाई नाम 0। इनको ये कहेगा कि जैसे नम 0 की वैल्यू ना इस टाइम पे -4, तो वो करेगा -4 मल्टीप्लाई -4। इनके उसके लेगा उसके पास बन जाएगी 16 वैल्यू। इसी तरह ना वो उसकी वैल्यू अपडेट हो रही है, इनकी वो 16 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 1, फिर 25, 49। इनके जब वो पूरा आइटरेट कर लेगा ना उसके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें भी इसको सॉर्ट करना है, तो फिर हम दोबारा ना सॉर्ट लगा के इसको पास कर देंगे, तो वो हमारे पास ना आ जाएगा रिजल्ट। तो इसको हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया तो हमारे पास ये सारा ना अपडेट हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि मुझे रिटर्न करो सॉर्टेड नम्स, यानी कि जो तुम्हारे पास अपडेट होकर वैल्यूज आ गई हैं जैसे अभी हैं, इसको मुझे सॉर्ट करके दे दो, तो मुझे सॉर्ट करके दे देगा। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं हमारे पास ना कि हाँ शायद ना यहाँ पे मैंने वो इसकी ना वैल्यूज को सही नहीं लिखा, यहाँ पे नम्स था, यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, तो इसलिए भी वो एरर दे रहा है हमारे पास। ये देखो उसने दोनों मतलब टेस्ट केस ना सक्सेसफुली पास कर दिए, क्योंकि पहले वो उसको स्केयर ले रहा है, जब सारे स्केयर होके आ गए हैं फिर उसको सॉल्व करके हमारे पास दे रहे हैं। तो ये हमने इसको इस तरह ना सॉल्व किए हैं। सर ये बिल्ट इन फंक्शंस का बगैर नहीं कर सकते? जी सर वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी फंक्शन था और ये भी स्टार्टिंग क्लास इसलिए हमने इसको यूज कर लिए, जैसे आप उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए एक नया फॉर लूप लगाना पड़ेगा? जी सर वो फिर हाँ उसके लिए फिर आपको दोबारा उसको अरेंज करना पड़ेगा कि भाई शुरू से उसको देखो कि भी बड़ा है तो उसको बाद में ले जाओ, या फिर उसको किसी और अप्रोच से भी कर सकते हैं। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी वन स्केयर होगी? नहीं सर इसमें ना बस दो आती हैं। अब जैसे अगर हम सिंपल ना लूप की बात करें तो उसकी तो एन आ जाएगी, क्योंकि जितनी इसका साइज है वो उतनी दफा वो चल रहा है। लेकिन जो बिल्ट इन मतलब सॉर्टेड फंक्शन होती है ना उसका डिफरेंट हमारे पास वो होता है कम्प्लेक्सिटी, इसकी होती है एन लॉग एन, मतलब एक मिनट, इसकी सॉर्टेड फंक्शन की कम्प्लेक्सिटी होती है, बिल्कुल वो होती है 0 n log n, मतलब तो हमारे पास ये इसकी ना ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी बन जाती है, क्योंकि ये इससे बड़ा है, क्या कहते हैं एन से बड़ा है, तो हम इसलिए इसको कहते हैं कि कंसिडर करते हैं ये हमारे पास वर्स्ट केस में बनेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ सिंगल की बात करते ना तब वो एन आता है हमारे पास। इसका हम चेक भी कर लेते हैं, इसको अब सबमिट करते हैं ना कोड को।
तो ये देखिए यहाँ पे ना वो बता रहा है कि आपके पास कम्प्लेक्सिटी का टाइम, ग्राफ होते हैं वो बताते हैं आपको ना कम्प्लेक्सिटी के बारे में। शायद वो उसकी पिक्चर में जहन में आ रही कि वरना वो ग्राफिकली बताते हैं कि आपको इसकी ना इतनी इसकी है टाइम कम्प्लेक्सिटी, वैसे इसकी एन लॉग एन बनेगी क्योंकि सॉर्टेड की वजह से के पास। सर वो तो उन्होंने किसी एल्गोरिदम से किया होगा ना, सॉर्टेड पाइथन ने जो है, लेकिन अगर हम करेंगे, हम तो फॉर लूप लगा के अगर करेंगे तो तब तो वो नहीं ना आएगी। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है, तो फिर डिफरेंट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ऑलराइट इसकी। ऑलराइट सर, यानी कि अगर हम सॉर्टेड के लिए डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज करें तो वो भी आ सकती है। जी सर। ओके फाइन फाइन। तो ये लीड कोड पे हम ये कर सकते हैं बिल्ट इन फंक्शंस यूज। जी सर कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज भी कर सकते हैं, फंक्शन भी यूज कर सकते हैं बिल्ट इन। ऑलराइट सर, थैंक यू। तो अक्सर इसकी इंटरव्यूज में मैंने ओवरऑल देखा है वो होगी ना कहते हैं कि बिल्ट इन कम्प्लेक्सिटी। यूज ना करें, तो मैं इसलिए बेसिकली पूछ रहा था। नहीं सर वो कर भी सकते हैं वैसे, क्योंकि पता नहीं होता ना कि उसकी क्या कम्प्लेक्सिटी आ रही है, जैसे अगर आप हो सकता है इससे बेहतर आप अप्रोच करके सॉल्व कर लें उसको। अभी तो हम जस्ट खाली फॉर लूप लगाए ना, इससे बेहतर भी वेज हो सकते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि बिल्ट इन ना यूज करें, लेकिन कर सकते हैं आप। इसी तरह अगर हम इसकी देखें ना, जो हमारे पास पिछला था ये 1D वाला, अब इसमें क्योंकि जस्ट सिंगल लूप आ रहा है ना, तो इसकी आपके पास लॉग एन बनेगी, मतलब बिग ओ एफ एन बनेगी, क्योंकि हर जितना उसका साइज होगा वो उतनी दफ़ा वाट चल रहा है, और इसमें कुछ हम ले भी नहीं रहे कि टाइम कम्प्लेक्स, उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी, कि टाइम कम्प्लेक्सिटी को फिर एन बन जाएगी, मतलब बिग ओ एफ एन बन जाएगी। तो मतलब ये फर्क है अगर सिंगल लूप आ रहा है तो। यहाँ तक क्लियर है सर, मतलब दोनों क्वेश्चन। जी सर क्लियर है। जी। तो आज की क्लास में हमने वैसे ये किया कि हमने एरर्स के बारे में देखा, डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, मतलब लीनियर टाइप के, नॉन लीनियर के हो गए, इसके अलावा जो बेसिक्स ऑपरेशंस हैं वो कैसे हो सकते हैं। फिर हमने ये दो एग्जांपल देख ली कि हमारे पास ना, जैसे अगर ये 1D एरे का सम हो गया, और उसके अलावा हमारे पास के स्केयर ऑफ सॉर्टेड एरेज, तो ये हमने कुछ देखा। उसके अलावा इसकी टाइम कम्प्लेक्स भी देख ली हमने, स्पेस कम्प्लेक्स भी देख ली। तो ये भी जस्ट हमने सिंपल अप्रोचेस देखी हैं, इसके अलावा इसके लिए डिफरेंट अप्रोच भी हो सकती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ना सॉल्यूशंस के अंदर, जब सॉल्व करेंगे तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ सॉल्व किए हुए हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पाइथन पे, तो ये देखिए अब किसी ने ना मतलब इसको टू ए पॉइंटर से भी सॉल्व किया हुआ है, इसी तरह उसने कंपैरिजन अप्रोच भी यूज की हुई है, मतलब डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं। जैसे अगर मैं इसको चेक कर लेता हूँ ना, जैसे ये है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया होता है कि हमने ये इसको अप्रोच को किस तरह सॉल्व किया है, जिसने वीडियो भी दी हुई है इसकी, उसने अप्रोच बताई हुई है, और ये उसने ना कोड लिखा हुआ है आखिर में ये वाला। देखिए ये मतलब इसने एक डिफरेंट अप्रोच की है, कोई उसने मतलब फंक्शन यूज नहीं किया बिल्ट इन, लेकिन ये कि इसकी फिर उसने डिफरेंट वे से इसको सॉल्व किए, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह ये देखें उसने जस्ट एक सिंगल लाइन के अंदर इसको भी कर दिए, मतलब उसी को ले रहा है, उसी को उसी लाइन के अंदर ही सॉर्ट करके हमारे पास टर्न कर रहा है। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो फिर हम इसको फिर एंड कर लेते हैं, टाइम हमारे पास खत्म होने वाला है तकरीबन। तो फिर इसको हम इसको स्टॉप कर लें फिर से तला। जी सर बस एंड कर दें आप, क्वेश्चन तो जी है सर। नहीं किसी का। आप एंड करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग खुद ही हो जाएगी स्टॉप। चलिए ठीक है सर, मैं इसको कर लेता हूँ। थैंक यू सर, आप सबका आपने टाइम दिया और सेशन में लाइव रहे। थैंक यू सर। आपका भी शुक्रिया सर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।